पहले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था वित्तीय संस्था, यानी कि जो हमारी वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था का चौथा चैप्टर है, इसके पार्ट वन में हम लोगों ने मुख्य रूप से जाना था वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फिर इसके बाद अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, इसको जाना था। फिर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारे पढ़ने के बाद हम लोगों ने बांटा था वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में। उसमें मुख्य रूप से एक को जाना था राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा जाना था राज्य वित्तीय संस्थाएं। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने मुख्य रूप से इसको दो महत्वपूर्ण अंग भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार यानी कि इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में जाना था। और यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था बच्चों इंपॉर्टेंट रूप से कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है ना। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना था भारतीय मुद्रा बाजार का दो भाग, यानी कि एक असंगठित क्षेत्र यानी क्षेत्र के आधार पर और एक संगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र में कौन कौन, तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से जाना था कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, यानी कि जितनी भी कंपनी आती है गैर बैंकिंग। और उसके बाद संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, विदेशी बैंक आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक आते हैं उसको हम लोगों ने संगठित क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, इन सारे पढ़ने के बाद हम लोगों ने मुख्य रूप से आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बच्चों, यही क्या करती है, भारतीय मुद्रा यानी कि नोट जो है जारी करता है। नोट जारी करने वाला बैंक है भारत का, है ना। मुख्य रूप से जितनी भी वित्तीय कार्य होता है इसको भी संभालता है ये। उसके बाद जो है मुख्य रूप से जितनी भी बैंकिंग हो, वित्तीय हो, आर्थिक क्रिया, इसका दिशा निर्देशन कौन करता है या संचालन कौन करता है, आपका केंद्रीय बैंक यानी कि आपका आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने भारतीय पूंजी बाजार को जाना था। भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से ये दीर्घकाल के लिए हम लोगों को पूंजी प्रदान करती है। ठीक है, ये सारे जानने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इस लाइन को जाना था बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है ना। उसके बाद हम लोगों ने बिहार राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को भी हम लोगों ने ध्यान दिया था। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या होती है, इनको जाना था। और इसके बाद मुख्य रूप से इसके गैर संस्थागत और संस्थागत क्षेत्र को जाना था। तो गैर संस्थागत के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था सेठ, साहूकार, महाजन, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं जिनसे लोग जो है ऋण प्राप्त करते हैं, उसको हम लोगों ने गैर संस्थागत के अंतर्गत जाना था। और संस्थागत के अंतर्गत जितने भी प्रकार के बैंक आते हैं, भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, तो इनको हम लोगों ने संस्थागत रखा था। गैर संस्थागत में महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, अन्य है ना, ये लोग किसके अंतर्गत, तो गैर संस्थागत अंतर आता है, जो हमें क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं। और संस्थागत वित्तीय क्षेत्र के स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य बैंकों को रखा था, है ना। मुख्य रूप से ये सारी चीज हम लोगों ने अच्छी तरह से पार्ट वन में क्लियर कर लिया था बच्चों। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है पार्ट वन को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले जो है वो पार्ट वन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले देखेंगे व्यावसायिक बैंकों के कार्य। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला इसका कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जो भी हम लोग रुपया जमा करने जाते हैं बच्चों, उसको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है रखने के लिए। उसके बाद दूसरा इसका कार्य है ऋण प्रदान करना। जब लोन की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ सामानों को गिरवी रख करके वो क्या करते हैं, हमें ऋण प्रदान करते हैं। किस प्रकार से, यानी कि कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, वो जमीनों का कागजात ले लेते हैं, जमानत के मतलब के तौर पर वो जमा रख लेते हैं अपने पास, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ अलग प्रकार की चीज। उसके बाद वो ऋण प्रदान करता है, हमें लोन प्रदान करता है। तीसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। उसके बाद चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, व्यावसायिक बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहला को हम लोग डिस्कस करते हैं, जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा राशि के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। यानी कि जो मुख्य रूप से कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंकों का कार्य है व्यावसायिक बैंकों का, जमा राशि को क्या करना, स्वीकार करना। कोई आदमी जो है उसके पास 10,000 रुपया हुआ, वो चाहा कि हम 10,000 रुपया बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं, तो वह बैंक जाता है और बैंक आसानी से स्वीकार कर लेता है उसके रुपये को और जमा रख लेता है ना। तो ये उसका मुख्य रूप से कार्य हो गया। बैंक इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं। मान लीजिए ये आदमी जो 10,000 रुपया जमा करके आया, तो उसका रुपया वो जमा करके रख नहीं देता है बच्चों, वो 10,000 है वो दूसरे आदमी को लोन के रूप में प्रदान कर देता है, ऋण दे देता है। उस 10,000 से वो ब्याज वसूलता है और फिर उससे उसको क्या होती है, मुनाफा होता है, लाभ होता है। तो बाद में ये जो 10,000 जमा किया था, फिर उसको वो रुपया लौटा दिया जाता है समय के आधार पर, है ना।
अब बात करते हैं व्यावसायिक बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करती है। यानी कि हम लोग जाने अभी जस्ट कि ये क्या करती है, बैंक पहला कार्य जमा राशि को स्वीकार करती है। तो हम लोग जानेंगे आपकी कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। तो हम लोग मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जमा राशि जो है 4 प्रकार की जमा राशि को व्यावसायिक बैंक जो है मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। पहला एक है आपका अस्थायी जमा, दूसरा आपका चालू जमा, उसके बाद एक बचत जमा जिसको संचयी जमा बोलते हैं, और एक आपका आवर्ती जमा होता है। ठीक है, तो पहला जानते हैं हम लोग अस्थायी जमा या फिर आपका अवधि जमा जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में निश्चित अवधि के लिए रुपए जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंतर्गत साधारणतया यह रकम नहीं निकाली जा सकती, इसमें बैंक द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। यानी कि कोई आदमी है, मान लीजिए इसका मन किया कि हम 50,000 रुपया जमा कर देते, कौन सी खाता में, कौन सा इसमें, अस्थायी जमा के रूप में। तो अस्थायी जमा के लिए जमा करेगा ना बच्चों, तो उसको एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के लिए जमा करना पड़ेगा, जैसे 5 महीना, 6 महीना, 2 महीना, इस प्रकार से। और उस निश्चित अवधि तक वो रुपया नहीं निकाल सकता है उससे पहले, मतलब कि 2 महीना पूरा हो जाएगा तब उसके बाद वो उस रुपया को निकाल सकता है अपने इस्तेमाल करने के लिए। फिर उस निश्चित अवधि के बाद जब वो आदमी उस रुपया को निकालता है तो दिए जमा राशि पर उसको ब्याज भी प्रदान की जाती है बैंक के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है चालू जमा। चालू जमा में क्या होगा, इसमें रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा या निकाल सकता है। यानी कि कभी भी रुपया जमा किए और निकालिए, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। इस प्रकार के जमा राशि में बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। यानी कि इसमें जो है बैंक आपको ब्याज प्रदान नहीं करता है बच्चों। कारण क्या है, कारण यह है कि आपने अभी जमा किया, शाम में आपको जरूरत पड़ा, शाम में फिर आपने निकाल लिया, तो यहाँ पर जो है ये चालू जमा हो गया। मतलब कि जिस समय मन किया आपके पास रुपया हुआ जमा कर दिया, और जिस समय भी आपको जरूरत पड़ा उस समय आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैंक क्या करता है, इस प्रकार के जमा में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, और मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की ब्याज प्रदान नहीं करता है इस प्रकार के जमा में। यानी कि कौन सी जमा में, चालू जमा में। ठीक है, तीसरा है आपका सेविंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं संचयी जमा, है ना। मुख्य रूप से जितने भी लोग हम लोग जो आपका सामान्य कैटेगरी में आते हैं बच्चों, लगभग क्या करते हैं, सेविंग ही अकाउंट्स खोलते हैं संचयी जमा के रूप में। इस प्रकार के खाते में रुपए जमा करने वाला सब जब चाहे जमा कर सकता है। यानी कि जमा कब कर सकता है, उसका जब मन किया, जब उसके पास रुपया है जमा कर सकता है। लेकिन रुपये निकालने का अधिकतर यानी कि अधिकार क्या रहता है, सीमित रहता है, और वह भी एक निश्चित रकम ही निकाल सकते हैं। इसमें चेक की भी सुविधा होती है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, चेक भी प्रदान किया जाता है, और इसमें एक लिमिट रहती है बच्चों, इतना, यानी कि 10,000 तक ही आप निकाल सकते हैं या 40,000 तक ही आप निकाल सकते हैं, है ना। इसमें एक लिमिट रहती है सेविंग डिपॉजिट में। अगला है आपका चौथा आवर्ती जमा जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में बैंक अपने ग्राहकों से प्रतिमाह एक निश्चित रकम, एक निश्चित अवधि 60 से 72 माह के लिए लेता है, और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। यानी कि जो जमा करता है बच्चों एक फिक्स टाइम के लिए, यानी कि लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आवर्ती जमा किस प्रकार का जमा हो गया, एक दीर्घकालीन जमा हो गया। मतलब कि 60 माह मतलब कि लगभग 5 वर्ष के लिए जमा किया। अब इस 5 वर्ष तक वो उस आदमी को, उस ग्राहक को रुपया बैंक वापस नहीं करेगा। 5 वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद उसको वह जो जमा की गई राशि थी उनको वापस कराया जाएगा, और फिर उस जमा की गई राशि पर ऊपर से ब्याज भी उसको प्रदान करेगा, एक अधिक, यानी कि उससे अधिक रकम उसको प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया आपका जमा के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आपका आवर्ती जमा। दूसरा इसका कार्य हो गया मुख्य रूप से व्यावसायिक बैंक का ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना, प्रोवाइडिंग लोन्स। व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना, यानी कि लोगों को लोन प्रदान करना। बैंकों के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से निश्चित राशि रखकर बाकी रुपया बैंकों द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया जाता है, यानी कि दूसरे को लोन प्रदान कर दिया जाता है एक फिक्स टाइम के लिए। और कितना, उसमें जो है मुख्य रूप से ग्राहक को ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, 7% हो या 11% हो, है ना। तो ये अलग अलग रहता है, ब्याज की दरें अलग अलग रहती है। तो इस प्रकार से ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के ऋण प्रदान करेगा। जैसे हम लोगों ने ऊपर में जाना था कि जमा को स्वीकार करना, जमा राशि को। अब स्वीकार करना तो वहां पर हम लोगों ने जाना था 4 प्रकार की जमा को स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार से ऋण जो प्रदान करता है, कितने प्रकार के ऋण प्रदान करेंगे, तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको 5 प्रकार के ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऋण कौन सा प्रदान करेगा, तो ये है आपका अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, लॉन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी कि बहुत ही छोटे समय के लिए आपको ये क्या करेगा, आपको ऋण प्रदान करेगा, लोन प्रदान करेगा। इस प्रकार का ऋण बहुत कम समय यानी 1 दिन या 1 सप्ताह के लिए दिया जाता है। यानी कि जो आपका अल्पकालिक ऋण होते हैं बच्चों, बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही माइनर टाइम के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नगद साख, यानी कि कैश क्रेडिट। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र व्यापारिक माल के आधार पर ऋण देते हैं। यानी कि व्यापारिक
सामानों के आधार पर, व्यापारिक गुड्स यानी कि वस्तुओं के आधार पर उसको क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट। ठीक है। तीसरा है आपका अधिविकर्ष यानी कि इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देती है। इसमें बैंक ज़्यादा ब्याज लेता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी खाताधारी का क्या है, उस बैंक में अच्छा साख है, उसका जो है बना हुआ है कैरेक्टर, तो वहाँ पर क्या करती है बैंक, उसको जो है उसके अकाउंट में जितने रुपये होते हैं उससे अधिक उसको प्रयोग करने के लिए रुपया देता है बच्चों, और जो है उससे बैंक जो है क्या करते हैं, ज़्यादा ब्याज भी लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा आपका है ऋण में विनिमय बिल को भुनाना। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुना कर भी ग्राहकों को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। और पांचवा आपका है ऋण एवं अग्रिम। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, इसको बोलते हैं ऋण एवं अवधित अग्रिम। ठीक है, ऋण एवं अग्रिम बोलते हैं जिसको बच्चों, यानी कि एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाएगा, पहले से निश्चित कर लिया जाएगा कि तुमको 60 महीना के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋण एवं अग्रिम हो गया। अब बात करते हैं तीसरा कार्य के बारे में, तो सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, यानी कि कुछ अलग अलग प्रकार के नॉर्मल कार्य और कुछ अलग प्रकार के अलग संबंधी कार्य करते हैं। जैसे व्यावसायिक बैंक और भी बहुत से कार्यों को संपन्न करती है, जैसे यात्री चेक, लॉकर की सुविधा इत्यादि अलग अलग प्रकार से सुविधाएं हम लोग को प्रदान करती है, अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अब हम लोग जानते हैं कि इन अन्य सुविधाओं में क्या क्या आते हैं। तो पहला है आपका यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करता है, जिसकी सहायता से व्यापार विदेशों से भी आसानी से माल उधार खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या किसके द्वारा दिया जाता है, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा व्यापारी को दिया जाता है बच्चों ये साख पत्र, और इसके जरिए से ये आसानी से किसी दूसरे देश से भी माल आसानी से खरीद सकता है उधार पर। ठीक है। दूसरा है आपका लॉकर की सुविधा, लॉकर फैसिलिटीज। बैंक अपने ग्राहकों के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है, जहां पर लोग अपने सोने चांदी के जेवरात तथा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि ये लॉकर की जो सुविधा हुई बच्चों, इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी आदमी को डर है, अगर मान लीजिए उसका रखने का मतलब कि सामान कोई ज़्यादा कीमती सामान है, सोना है, चांदी है, या फिर अन्य कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती वस्तु है, तो उसको वो बैंक में जा कर के जमा कर सकता है एक निश्चित समय के लिए, लेकिन उस पर उसको अधिक रकम भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी सामान रखेगा बच्चों तो उस पर भी तो रिस्क है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ता है रुपया कुछ हद तक। तीसरा इसका कार्य है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो बैंक होती है ये हमें क्या करती है, मुख्य रूप से एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। एटीएम के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो क्या करती है हम लोग को 24 घंटे जो है मुख्य रूप से रुपये निकालने एवं जमा करने की जो है सुविधा प्रदान करती है ना। इस प्रकार से ये सारा चीज़ हो गया। चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण, यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, डाटाज को, जितने भी आपका यानी कि इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसको क्या करते हैं, जमा करता है, एकत्रीकरण करता है। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापारी संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर क्या देती है, सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी देता है। ठीक है। और चौथा लास्ट जो कार्य था इसका बैंक का, मुख्य रूप से एजेंसी संबंधी कार्य। तो व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में कार्य या सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत चेक बिल, ड्राफ्ट, ऋण की किस्त, बीमे की यानी कि बीमे जो होते हैं बच्चों, बीमा, इसकी किस्त का भुगतान, ब्याज तथा वितरण आदि क्रियाएं करती है। यानी कि मुख्य रूप से जो व्यावसायिक बैंक होते हैं एजेंसी कार्य के रूप में, एजेंसी संबंधित कार्य को भी क्या करता है, वो प्रदान करता है, कार्य करता है। अब है लास्ट में आपका सहकारिता यानी कि कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन, यहाँ पर क्या है, सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। यानी कि कोई एक आर्थिक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया, लोगों ने मिल करके, साझा करके, शेयर करके कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सहकारिता। इससे एक कमजोर व्यक्ति भी एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे सुख अथवा लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो धनी और शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो। इसका सिद्धांत इसका जो मुख्य रूप से सिद्धांत है बच्चों, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, बहुत ही गजब का सिद्धांत है ये। मुख्य रूप से किसका सिद्धांत है, ये सहकारिता के लिए है कि सब जो है प्रत्येक के लिए कार्य करेगा और प्रत्येक जो है सबके लिए कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, आसानी से जितने भी वर्ग के लोग होंगे सब किसी का आसानी से आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सहकारिता के मूलभूत तत्व क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके मूलभूत तत्व जो है निम्नलिखित है। पहला है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बनते हैं, उन पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई भी बाहरी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहता
रहता है वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता है। दूसरा, इसके सदस्य के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बच्चों, आपके पास जितनी पूंजी है उतना पूंजी लगा दीजिए, आपका हैसियत या आपका औकात ये सब चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करता है। ठीक है। तीसरा, ये केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के लिए के हित लाभ के लिए कार्य करता है। यानी कि सिर्फ अपने आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू को भी मद्देनजर रखते हुए उस पर कैसे लाभ यानी कि उस पर किस प्रकार से लाभप्रद कार्य किया जाए उस पर भी ये कार्यरत होते हैं। अगला है आपका राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका। अब हम इसकी क्या भूमिकाएं हैं इसको हम लोग जानते हैं सहकारिता का, यानी कि किसी भी राज्य के विकास में। राज्य के बंटवारा के बाद यानी कि जो आपका बिहार का जो राज्य है बच्चों, ये आपका जो बंटवारा हुआ था 2000 ईस्वी में, बिहार राज्य का बंटवारा होने से कौन सा राज्य बना था नया? आपका झारखंड जो बना था। तो इसके बाद बात कर रहा है ये कि राज्य के बंटवारा के बाद संपदा, प्राकृतिक संपदाएं झारखंड के पास चला गया। शेष बचे हुए कृषि भूमि ही एकमात्र क्या है? मूल साधन है जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करता है। यानी कि जो है आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है बच्चों कि बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, तो याद रखेगा 80% आबादी बिहार की जो है सीधे सीधे कृषि पर निर्भर है। यहाँ की खेती में निवेश करना जुआ के समान माना जाता है क्योंकि यहाँ की जो है 1 सेकंड बच्चों, यानी कि बिहार में जो कृषि कार्य किया जाता है बच्चों ये क्या है? जुआ के समान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती है। यानी कि पूरा उत्तरी जो बिहार है, मान लीजिए बिहार है बच्चों, तो उत्तरी जो बिहार है पूरा का पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित रहता है। तो बाढ़ से ग्रसित होने के कारण जितनी भी फसलें होती है वो नष्ट हो जाती है, पशुओं जान माल की बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी किसी वर्ष बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और किसी वर्ष बारिश की कोई वर्षा की कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए कभी कभार फसल जो है, कभी कभार धान और गेहूं जो उगाया जाता है जो फसल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है और कभी जो है उनकी मात्रा में बहुत ही कम होती है बच्चों, यानी कि बहुत नगण्य होती है। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता आदि जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए बैंक ऋण भी मुहैया कराती है, यानी कि मुहैया कराती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। यानी कि छोटे छोटे स्तर पर मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, जैसे धनकुट्टी, अगरबत्ती का निर्माण, बीड़ी निर्माण, जूता, इन प्रकार के जो है छोटे छोटे रोजगार सहकारिता के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसकी क्या हो गई है बच्चों? भूमिका यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है राज्य के विकास में। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, यानी कि स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह 15 से 20 सदस्य होते हैं इसमें, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों? मिल करके कार्य करता है और अपना आय का यानी कि ज़्यादातर भाग बचाता है, यानी बचत के रूप में। ये परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे कोई 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकता है। अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक ऋण के योग्य हो जाता है। इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह को होती है। अगर कोई ऋण नहीं लौटाता है तो अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और ऋण लौटा देता है। यानी कि मुख्य रूप से इसमें क्या करते हैं बच्चों? छोटे स्तर पर ऋण मुहैया कराता है और फिर क्या होता है? स्वरोजगार, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी उसके सदस्य हैं वो स्वरोजगार के अवसरों को क्या करें? सृजन करें, उसको उत्पादन करें। उसके बाद ऋण लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मुख्य रूप से जो समूह के सदस्य होते हैं उन्हीं का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये समूह गांव, कस्बा और जिला के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती है बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए तरह तरह के सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है तथा स्वास्थ्य एवं पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चाएं कर पाती है। यानी कि इससे क्या होता है बच्चों? स्वयं सहायता समूह से यानी कि प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर बैठक होती है। उन बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों से ये होती है बच्चों कि उनकी जो यानी कि पर्सनल कुछ रीजन्स होते हैं, समस्याएं होती है, उनका समाधान किया जाता है। स्वास्थ्य स्थिति कैसी है इन सब पर चर्चाएं होती है। पोषण पर चर्चा होती है, किस प्रकार से सभी सदस्य के यानी कि जितने भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं किसी भी जो है
यानी कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य का, तो उसको क्या हो आसानी से पोषण मुहैया कर सके, आसानी से उनको स्वास्थ्य की सारी जो है सुविधाएं प्राप्त हो सके और किस प्रकार से घरेलू हिंसा पर रोक लगाया जाए, इन सब बातों पर भी चर्चा होती है। ठीक है, तो हम लोगों का बच्चों ये चैप्टर जो था हमारी वित्तीय संस्थाएं आसानी से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका अगले पार्ट में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और आपका अगर कोई भाई बंधु 9th स्टैंडर्ड में है तो उनको भी ये चैनल भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जो है आसानी से लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।